गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बाहुबली बिहार, एनडीए की सरकार। आज बिहार की जनता ने एक बड़ा जनादेश दिया है। 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं और नंबर्स बहुत क्रूशियल है। देखिए 202 पर एनडीए आगे चल रही है, महागठबंधन 35 पर, अदर्स के खाते में 6 सीटें गई हैं। अभी भी ये डेटा सेटल होना है और शाम को 5:30-6 बजे तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। लेकिन अभी जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि एनडीए की आंधी में महागठबंधन उड़ चुका है। बंपर जनादेश आया है। बिहार की जनता ने यह मैंडेट देकर साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार पर उनका अभी भी भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर उनका भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका भरोसा है। और 15-20 सालों के चुनावी डेटा का एनालिसिस करने वाले जो सेफोलॉजिस्ट है वो भी हैरान परेशान है कि इस बार बंपर वोटिंग हुई है। वोटिंग के परसेंटेज में बहुत सारी जो चेंजेस दिखे हैं, परिवर्तन दिखे हैं, तब्दीलियां दिखी, उसके बावजूद इस तरह का मैंडेट आएगा। और सोचिए, इट्स अ क्लीन स्वीप फॉर एनडीए। लेकिन इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार चल रहा है। जरा वो सुनिए, उसके बाद एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है जिस पर हम बिहार की सियासत पर चर्चा करेंगे। और कह रहे थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर जेडीयू 25 सीट से ज्यादा आती है तो वो अपनी बातों पे खरा उतरे। बहरहाल यह फैसला उनको लेना है। मैं किसी के हार पे नहीं, अपने गठबंधन की जीत पे खुश हूं। और मैं मानता हूं कि हम सब पे जो विश्वास बिहार की जनता ने जताया है, अब ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसको निभाने का अब ये समय है। आपसे एक सवाल है, 2005 के बाद एलजेपी की सबसे बड़ी जीत है विधानसभा चुनाव में। आपके पिताजी के निधन के बाद ये विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत है। कैसा पर्सनल फीलिंग है? मैं ये मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं होंगे बहुत खुश होंगे। उन्होंने आज से ठीक 20 साल पहले अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। विभिन्न कारणों से विधानसभा में पार्टी ने उसके बाद वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा में वी बीन कंसिस्टेंट। 2014 से निरंतरता में हम लोग बढ़िया स्ट्राइक रेट से हम लोग जीते हैं, बट विधानसभा में वैसा प्रदर्शन हम लोग दोबारा नहीं कर पाए। आज मैं मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं होंगे खुश होंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे रहे होंगे और जो मेहनत हम सब ने की है उस पर जरूर वो हम सब पे प्रसन्न होंगे। 25 से 30 तो नीतीश कुमार, लेकिन 30 से 35 से पहले एक बार फिर से उन्हें इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। बिहार के नतीजे देश को नया आश्वासन देने वाले हैं, क्योंकि इतनी भारी सफलता, ये सुशासन, मोदी जी का जो मंत्र है गवर्नेंस पे बिल पर, एंटी इनकम्बेंसी कोई नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। ये देश में पहली बार हो रहा है। लोग देख रहे पिछले 10 साल से कि बार बार बीजेपी की सरकार आती है। नीतीश जी वहां 20 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी और भी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो ये सुशासन का विजय था, जंगल राज के खात्मे का विजय था, शराबबंदी का भी विजय था, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए जो प्रत्यक्ष लाभ घर तक पहुंचे हैं, किसान सम्मान हो या महिलाओं को सारी योजनाएं हो, ये सब घर तक पहुंचे, इसलिए ये सफलता मिली है। पूरे बिहार में मैंने करीब सभी जिला से बात किया। बिहार की जनता और बिहार के मतदाता ने 2/3 मेजोरिटी से मैंडेट दिया है। इसीलिए पूरे बिहार में आज उस तरह के बरबोलेपन बोलने वाले या तो कहीं छुप गए होंगे, कहीं कोई जनता और मतदाता एनडीए के साथ है और पूरे बिहार में एकदम उत्सव का माहौल है। एक भी आदमी कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। और गलती से कोई जंगल राज के स्थिति वाली सोच रखता होगा तो कानून का राज है उसके लिए। यह प्रचंड बहुमत के लिए बिहार की जनता, बिहार के भाइयों बहनों और मतदाताओं को हृदय से आभार। जो बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके वादों पर, उनके किए गए कामों पर और हमारे एनडीए दल के सभी नेताओं पर भरोसा जताकर प्रचंड बहुमत दी। बिहार विधानसभा की मतगणना में जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं, एनडीए को बिहार की जनता ने
पूरा समर्थन और आशीर्वाद दिया है और बम्पर जीत की ओर है। निश्चित तौर पर जो सोच थी और जो माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार का काम था वो अब दिखने को मिल रहा है इस रिजल्ट के सामने। देखिए, सर्वप्रथम तो बिहार की जनता को आभार, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और एक बात स्पष्ट हो गई है, अब की बार 200 पार, एनडीए 200 पार कर चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। मोदी जी has winning ability. Rahul Gandhi is a liar. तो बाहुबली बिहार एनडीए की सरकार, ये नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। सुरजीत मेरे से होगी पटना से जुड़े, उसके बाद हम एक बड़े पैनल के पास जाएंगे और आने वाले वक्त में बिहार में किस तरह का ये मैंडेट रिक्रिएट करता है, किस तरह की डेफिनेशन उस पर आती है, इस पर चर्चा होगी। सुरजीत के पास चलते पटना। सुरजीत, इस समय एनडीए के खेमे में खुशी का माहौल है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर से आतिशबाजी, मिठाइयां बांटने की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली का जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पर भी कमोबेश यही तस्वीर, यही हालत हाजरा, यही सूरत हाल है। एवरीबडी सो हैप्पी। लेकिन महागठबंधन के जो दावे थे, जिस तरह से वो कह रहे थे कि वो बहुत हैवी मैंडेट के साथ आ रहे हैं, सूपड़ा साफ हो जाएगा एनडीए का, बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी चुनावों के बाद, लेकिन हो गया इसके उलट। एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो गए। सुरजीत जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब से एग्जिट पोल आया था उस समय से जो है महागठबंधन के नेता खासतौर से तेजस्वी यादव ये लगातार दावा कर रहे थे कि में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और आगामी जो है 18 नवंबर को वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इसके ठीक आज जो है परिणाम आया है और अभी जो है जिस तरीके से एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है, उतना अंदाजा तो शायद यहाँ एनडीए के नेताओं को भी नहीं था। वो भी लगभग ये आंकड़ा समझ रहे थे कि 160 के आसपास का आंकड़ा वो छू पाएंगे, लेकिन अब जो है आंकड़े आ चुके हैं और अब जो है आंकड़े कुछ देर के बाद परिणाम में तब्दील हो जाएंगे। अब ऐसे में महागठबंधन के बिल्कुल मायूसी है। अगर हम आरजेडी दफ्तर की बात करेंगे तो आरजेडी दफ्तर में बिल्कुल मायूसी का आलम है, कार्यकर्ता अंदर बैठे हैं और अब जो है अब उनके पास। ठीक है सुरजीत, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। सुरजीत कुमार पटना से वाज लाइव, माय कोलीग वाज रिपोर्टिंग फ्रॉम पटना। और पटना से अपडेट यही है कि वहां पर जश्न का माहौल है, मिठाइयां बन रही। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है अगले घंटे लगातार। वी गोना डिस्कस बिहार और ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इसका इम्कान, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। कैप्टन आई सिंह भदौरिया मेरे साथ, स्वागत कीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निवास रजक मेरे साथ है, नेता हैं आरजेडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है निवास जी। हेमंत कुमार मेरे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और कुछ ही वक्त में मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ने वाले हैं, मनोज लाल मनु जी मेरे साथ होंगे और उनसे हम ये बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये चीज़ें बदली हैं, तब्दीलियाँ हुई हैं। सबसे पहला सवाल मैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया से करूँगा। कैप्टन साहब, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और इट्स अ बिग डे, गुड डे फॉर एनडीए एंड बीजेपी सर। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले बिहार की जनता को मैं तहे दिल से पीसीआर कैंप 1 प्लीज। आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है सर। अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, उनका तहे दिल से वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा कि बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया है कि विकास वाले चाहिए या जंगल राज वाले चाहिए। तो विकास चाहिए बिहार की जनता को, जंगल राज नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश के चेहरे को अपनाया है और मोदी और नीतीश के विकास को अपनाया है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव लड़ने में जो हमारे चाणक कहे जाने वाले अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की जो नीति रही, जो रणनीति रही चुनाव लड़ने की, कि जिस तरह से अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने काफी डिबेटों में कहा था कि ये चुनाव एक अलग किस्म का है। यहाँ हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे रहा है। और आप हमारे जो जितने प्रांतों के मुख्यमंत्री थे वो भी बिहार में थे, नेता थे, कार्यकर्ता थे, सभी थे। अब सोचने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री एक साधारण व्यक्ति के घर पे जाके उसकी कुंडी खटखटाए और उससे बीजेपी के लिए वोट मांगे तो वो कभी दूसरे को वोट पे दे ही नहीं सकता है। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, जो नीति है,
वो सबसे अलग हटके हैं। Right. इसलिए बिहार ने हमारे विकास पे भी विश्वास जताया है, और जिस तरह से हमारी चुनाव लड़ने की एक हमारी जो रणनीति होती है, एक तरीका होता है कि हमारे हर प्रांत से बिहार, मतलब बिहार में देखिए गुजरात के लोग भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सब जगह के घर घर बीजेपी का कार्यकर्ता था, मगर इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता ये समझ गई कि हमारे प्रांत के लिए, हमारे लिए कौन सही है कौन नहीं है, क्योंकि इनके चुनाव, आपने चुनाव में ही देखा है कि मंच के माध्यम कट्टे भी दिखाए गए, गालियां भी दी गई, मतलब वो सारी प्रक्रिया दोहराई गई जो इनका एक कैरेक्टर जो जाना जाता है, जो इनका शुरू से एक बिहेवियर रहा है। तो बिहार की जनता इस बात को समझ रही थी, और फिर जिस तरह से हमने बिहार में जो विकास कार्य किए वो तो सामने दिखाई दे रहे हैं कि हमने नदियों के पुल बनाए जो 150 किलोमीटर का सफर करके लोग जाते थे, आज वही 50 किलोमीटर में उस चीज को सफर को तय कर लेते हैं। रोडें आज हमने वहां अच्छी बना दी, विकास हमने हर घर घर तक पहुंचाया है, चाहे वो नल से जल का हो, चाहे गृहिणियों के लिए धुआं से बचाया हो, हर घर घर शौचालय बनाए, किसान को सम्मान निधि दी। तो ऐसे हमारी बहुत सी योजना है जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है, और जैसे हम दूसरे स्टेटों में दे रहे हैं, इसी तरह से हमने बिहार की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका ख्याल रखते हुए उन्हें 10,000 रुपए की एक सहायता निधि दी। तो ये चीजें मायना रखती है, तो इस चीज को समझा है। और सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेटेजी रही है वो बिहार की जनता ने देखा है कि अगर कोई सुशासन दे सकता है तो मोदी और नीतीश दे सकते, बाकी कोई ठीक है। कैप्टन साहब, आप स्टे विथ में मेरे साथ रहिएगा, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पार्टी और आपको, क्योंकि एनडीए ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जो नैरेटिव्स चल रहे थे विपक्ष के, शायद जनता ने उसको बाय नहीं किया, और जनता तक वो मैसेजिंग हो नहीं पाई महागठबंधन की, जो एक मैसेजिंग जानी चाहिए थी लोगों के जहन में, दिल में, दिमाग में। क्योंकि जब आदमी वोट करने जाता है तो इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजीज, समटाइम इट्स नॉट अबाउट ब्रेन, कभी कभी आदमी दिल से भी वोट करता है, अपने परिवार, अपने देश काल, अपने हित को समझ कर भी। मेरे साथ हेमंत कुमार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रजक भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हेमंत जी, आपको याद होगा परसों जब हम एग्जिट पोल पर डिस्कशन कर रहे थे, हम पिछले 1 महीने से डिबेट लगातार कर रहे हैं, और मैंने आपसे यही कहा था कि 17 के 17 एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है 50% मार्जिन हो। एवरेजिंग अगर हम करें तो एवरेजिंग करने पे भी लग रहा था कि 140 से 45 के बीच बीजेपी के डेटाज आएंगे, एनडीए के डेटाज आएंगे। अब आपकी 19 सीट आई थी 2020 में, इसका चौथाई की उम्मीद है। इतना कॉन्फिडेंस था आपको अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस पर, महागठबंधन पर, कहाँ कमी हो गई, कहाँ पर काम होना ज़रूरी था जो हो नहीं पाया? क्या वोटर्स तक मैसेजिंग ठीक नहीं हुई? हेमंत कुमार जी, एसआईआर की बात मत करिएगा प्लीज। अमित जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कांग्रेस भाजपा और जदयू। नहीं, आपको भी बधाई है, आप एक मजबूत विपक्ष है हेमंत जी, आपको भी बधाई है। नहीं, अब कैप्टन साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने सारी बातें कह दी, कैसे बीजेपी काम करती है। पूरे प्रदेश के लोगों को ले आए यहाँ पे और घर घर जाके बात किया, घर घर जाके रिक्वेस्ट किया, हर एक मुख्यमंत्री आ गए। मतलब बिहार में उनके कितने कार्यकर्ता थे, विकास की बात और काम की बात उन्होंने बाद में की। और एग्जिट पोल की रहा सवाल, जहां तक बात आप कर रहे हैं जी, एग्जिट पोल तो फेल हुआ ही हुआ ना। 140 150 से ऊपर तो कोई वोट नहीं दे कर रहा था इनको। नहीं सर, 190 191 भी। हेमंत जी, लेट मी पुट लिटिल लाइट ऑन यू सर, मैं दिखा रहा हूं। सुनिए, मैं आपको, हेमंत जी मुझे बस 20 सेकंड दीजिएगा, फिर आप बात कंटिन्यू करिएगा। मेट्राइज 147 से 167 एनडीए, चाणक्य 130 से 138, पोल डायरी 184 से 209, एग्जैक्टली 202 का डेटा है। पोल स्टेट 133 से 148, टीआईएफ रिसर्च 145 टू 163। तो डेटाज में तो बहुत ऊपर है। 184 209 का आंकड़ा देख लीजिए, एनडीए 202 पर लीड कर रही है, महागठबंधन 35 पे और अदर्स 6 पे। महागठबंधन को इतनी कम सीटें भी लोगों ने नहीं दी थी, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद से कहीं कम रहा है। तो आप एग्जिट पोल में तो बाहर निकल जाइए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल में जो था एग्जैक्ट वही रेप्लिकेट हुआ। आपका सवाल था, हाँ, आपका जो सवाल था मुझ पे आ रहे थे कि फेल हुआ है, हमें भी कोई इतना कम कोई दे नहीं रहा था सीट। अब हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि आज उनका दिन है, आज बोलने का कोई फायदा नहीं है। 20 साल का विकास जनता ने देखा है, नीचे से पीछे से पहले दूसरे और तीसरे स्थान पे हम हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसको उलट कर दे, अगर माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो।
अब रहा सवाल पुल पुलिया की बात की कैप्टन साहब ने, 25-30 पुल पुलिया बिहार में गिर गया, नीतीश के द्वारा बनाया हुआ, नीतीश कुमार के द्वारा बनाया हुआ। जनता को परेशानी तो नहीं है चलिए, इससे अब तो वो हेमंत जी, जनता को परेशानी नहीं है इससे। हाँ? जनता इज नॉट अनहैप्पी विद दिस। नहीं सर अमित जी, मुझे लग रहा है कि हमारे साथ जो हुआ है, जनता का वोट तो हमें मिला है, आपने देखा होगा हमारा परसेंटेज बड़ा है, वोट परसेंटेज आरजेडी का बहुत ज्यादा है। हाँ, हम लोग जो है चुनाव आयोग के साथ भी लड़ रहे थे, चुनाव आयोग भी लड़ रहा था भाजपा और जेडीयू के साथ। अब बताइए ना, इतना कुछ हुआ, चुनाव आयोग ने एक भी स्टेप लिया? राकेश सिन्हा का कांड आपने देख लिया, ट्रेन भर भर के भेज रहे हैं, आपने घर से अगर किसी को ले जाना हो बूथ तक, उस पर चुनाव आयोग परमिशन नहीं देता है, वो भी आचार संहिता के विरुद्ध होता है। ये तो दिल्ली से, करनाल से, गुड़गांव से, कहां से पकड़ के लाए। पकड़ के क्यों लाएंगे भाई? पकड़ के अपने मन से आदमी गया, जिसका बिहार में घर है वो वोट डालने गया है, उसमें पकड़ना क्या? क्या सीकर से, क्या चेन से बांध के भेजा गया क्या? अमित जी, अब उसको आप शब्दों का फेर कर लीजिए। आपको भी पता है कि ट्रेन का टिकट कटा के और स्पेशल ट्रेन चलवा रहे हैं, ये तो जवाब दिए क्या? राइट वाइप जी नहीं, स्पेशल ट्रेन चला ये तो मानते हैं ना, क्यों चला, क्या था, बिछड़ था, शादी था, क्या था? तो ये सब चीज जनता देख रही है, जान रही है। और कहाँ गड़बड़ है, यहाँ बोलते हैं डिजिटल इंडिया है, हम लाइट दे रहे हैं, और जहाँ पे ईवीएम मशीन रहता है वहां का करंट चला जाता है, आसपास वहां के कैमरे नहीं होते, सासाराम में ट्रक पकड़ा जाता है। ठीक है, आज हम जो बोलेंगे आपको लगेगा कि अपना ये दे रहे हैं, हम आज डिबेट से हेमंत भाई, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, आपको अपना पक्ष रखने का हक है, आप विपक्ष हैं, आप कमियां खामियां बताएंगे सरकार की, लेकिन ये सारे नैरेटिव्स, मेरा एक ही सवाल है, मैं निवास जी के पास, निवास रजक, मुझे एक बात बताइए, पब्लिक पुल पुलिया गिरा, पब्लिक को पता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब थी, पटना में दौड़ा कर लोगों को गोलियां मारी जा रही थी, पुलिस कोई काम नहीं कर पाती, जनता को पता था, शराब नीति को लेकर जनता परेशान थी, हजारों लोगों ने आंखों की रोशनी खो दी, नकली शराब पीकर बहुत सारी महिलाएं बेवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, ये भी पब्लिक को पता था। साथ ही साथ नीतीश कुमार कोई काम नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया, जुमलों की सरकार है बीजेपी, ये सब बात जनता को पता था। हम और आप डिबेट क्यों करते हैं? ताकि जनता को पक्ष और विपक्ष के मुद्दों का ज्ञातव्य हो जाए, उनको इस बारे में जानकारी मिल जाए, वो अवेयर हो जाए। तो जनता को ये सब कुछ पता था कि बीजेपी नकारी है, बीजेपी काम नहीं करेगी, नीतीश बाबू की स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कुछ तो ये कहा कि नशे में रहते हैं नीतीश कुमार, तो जनता को भी सब कुछ पता था। उसके बावजूद जनता इन सब के ऊपर आपको नहीं चुना जनता ने। तो मैं ये चाहता हूं रजक भाई, कहां कमी रह गई, कहां खामी रह गई, क्या संदेश ठीक से नहीं पहुंचा वोटर्स तक, या कुछ ऐसा था जो हो जाता तो शायद तस्वीर बदल गई होती? निवास रजक, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरा इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो मेरा इंडिया महागठबंधन है, और उसके संयोजक माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके अध्यक्षता में सारी काम की गई थी, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके पार्टी के हर पहलू पे उनकी नजर थी, और उनका हमेशा से जो है राष्ट्रीय जनता दल हमेशा हर बिंदुओं पे उन्होंने हमेशा से जो है लड़ने का काम किए, कभी ईडी सीबीआई से लड़ने का काम करते थे, वोट चोरी के खिलाफ लड़ने का काम करते थे, और पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा से तेजस्वी लड़ते थे। मैं आत्मचिंतन की बात कर रहा हूँ, आत्ममंथन की बात कर रहा हूँ, कहाँ चूक हो गई, मुझे अपने पार्टी का एजेंडा नहीं बताइए। सर, एजेंडा तो हम लोग 3 महीने से बता रहे हैं एक दूसरे को, और हम डिस्कस भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपके हिसाब से कहाँ कमी रह गई, निवास भाई, कहाँ कमी रह गई? ये समय ना आत्ममंथन का है, आत्मचिंतन का है, डिबेट का नहीं है। अमित सिंह जी, मैं वही बता रहा हूँ। तो मुद्दे पे आइए, तेजस्वी यादव हमारे नेता, अरे आपके नेता की स्वीकारोक्ति नहीं की है वहां पर बिहार की जनता ने। मुझे मुद्दा बताइए कि कहां कमी रह गई निवास भाई, क्यों ये छूट गया हाथ से? सर्वोपरि है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से सरायगंज में वोट चोरी, जिस प्रकार से जो है आपको समस्तीपुर में बैलेट पेपर मिले, तो इस तरह से पारदर्शिता जो है नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, 17C फॉर्म भरा गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है किस बूथ पे कितना वोटिंग हुआ है। हम तो कहते हैं ये वोटिंग रुकना चाहिए। तो ये कमी है, 17C फॉर्म में यही आत्मचिंतन आपका निवास रजक, ये आत्मचिंतन आपका? मैं वही बोल रहा हूँ, ये पूरी तरह से षड्यंत्र है, दूसरे जगह के लोगों को लाके यहाँ पे वोटिंग करवाया गया, और उन लोगों को
मुझे लगा कि जिस तरीके एक ऑनेस्ट आत्मचिंतन होगा, एक ऑनेस्ट स्वीकारोक्ति हार की होगी, एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा आपकी तरफ से कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो जरूर रह गई कि अब कांग्रेस 19 से 3 और 4 पे आ गई है और आपका तो मतलब 35-40 सीट भी बहुत मुश्किल लग रही है। खैर, मेरे साथ विजय नारायण सिंह जी, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट और बीते करीब 3 दशकों से बिहार के नैरेटिव, वहाँ के सियासत को, वहाँ की राजनीति को, वहाँ के नेताओं को समझते हैं। विजय सर, मुझे एक बात बताइए, ये SIR, वोट चोरी और फलाना ढमाका, ये सब तो मसले हैं, चलिए ठीक है, ये बात रजक भाई कह रहे हैं, आई बाय दिस, मैं ये पॉइंट समझता हूँ और इसको मानता भी हूँ। लेकिन ये जो बीहड़ मैंडेट आया है, क्या आपको लगता है ये वोट चोरी और ये सब मुद्दे जो थे जनता को समझ में नहीं आए, या जनता ने इन सब मुद्दों को छोड़कर विकास के नाम पर वोट किया है, डेवलपमेंट के नाम पर वोट किया है? आपको क्या लगता है ये बम्पर मैंडेट क्या कहता है सर? आपके एनालिसिस क्या है? मेरी दृष्टि में ये विकास से ज़्यादा जो है वो लाभार्थी वर्ग का एक अभिव्यक्ति है। जो सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं का लाभ लेता है उसमें खास तौर से सबसे बड़ी चीज़ है कैश, नगद। 5 किलो अनाज तो जनता ले रही थी, 5-6 साल से मिल रहा था, तो लेकिन जनता को अब कुछ नया भी चाहिए था। तो जनता को नया चाहिए था तो वो सीधे सरकार ने ही वो उसको उपलब्ध करा दिया। जब उसको उपलब्ध करा दिया तो वास्तव में बिहार में जो अंतिम श्रेणी का आदमी है, जो गरीब है, तो जब आप उनके यहाँ जाएंगे तो 10,000 रुपया वास्तव में उसके लिए, मतलब बिहार ही क्या, मतलब कहीं भी आप जाइए, अपने यूपी में भी वही हाल है, किसी भी प्रांत में चले जाइए, 10,000 रुपया एक मायने रखता है। तो उसका एक लाभ मिला। दूसरे साथ उनको एक वादा मिला कि 2 लाख रुपया और मिलेगा। तो उनको भरोसा, मतलब कि सरकार पर भरोसा बन गया उनका कि अब ये 10,000 हमको दे रहे हैं तो आगे भी मिलेगा। इसी आधार पर वोटर निकला और ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा सारे मुद्दे दाएं बाएं सब छिटक गए, कहीं कोई मुद्दा कारगर नहीं रहा। विकास का भी अगर विकास की बात की जाए तो विकास का मतलब ये होता है कि जब आपको रोजगार मिले, बिहार में पलायन रुके, वो हुआ नहीं, तो उस स्थिति में आप विकास किसको कहेंगे? यदि आप कहते हैं कि हमने 10,000 रुपया महिलाओं को देकर सशक्त किया है, तो सशक्तिकरण 10,000 रुपये से नहीं होता है। महिला को शिक्षित करना पड़ता है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, उसका परिवार शिक्षित नहीं होगा। जब परिवार शिक्षित नहीं होगा तो वो परिवार सशक्त नहीं होगा। तो उस दिशा में सरकार ने, मुझे 20 साल में कुछ ऐसा कुछ किया हो वो दिखता नहीं है कहीं से। बाकी रही RJD या गठबंधन, ये इन सारे लोगों का, तो उसके पहले 15 साल में RJD का शासन का उदाहरण था बिहार के लोगों ने। उन्होंने उस समय देखा था कि उस समय तो इससे भी बदतर हालत थी, लेकिन समय बढ़ने के साथ, देश की इकोनॉमी बढ़ने के साथ उसका कुछ लाभ बिहार को भी मिला। और मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश की सरकार में कम से कम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ। जो आज उनके पहले 10-15 साल पहले बिहार की सड़कें जो हैं सबसे बुरी हालत में थी, तब लालू जी को कहना पड़ा था कि मैं हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़क बनवा दूंगा। यानी कि वे स्वीकार कर रहे थे कि बिहार की सड़कें ऐसी हैं। तो उस तरह से उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला, वहाँ IIT खुला, एम्स खुला। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम चीज़ें आई, लेकिन अभी भी जो राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थान हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना कोई स्थान नहीं बना विजय सर, पाए। एक सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू सर, मेरा एक सवाल ये भी है विजय सर कि 10,000 रुपये जो खाते में गए, इतना बड़ा जो बम्पर मैंडेट आया, सिर्फ महिला वोटर्स की वजह से तो नहीं आया होगा ना? ये पैसे महिलाओं के खाते में गए, ये बहुत बड़ा को फैक्टर है और इसने बहुत सारा वोट टर्न अराउंड किया है सर। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी कि 204 पर NDA लीड कर रही है, महागठबंधन 33 पर पहुंच गया? नीतीश बाबू ने भी बहुत सारे चुनावी ऐलान किए, बहुत सारे चुनावी वादे किए और आई एम वेरी श्योर कि अगर महागठबंधन की सरकार आती तो वो चीज़ें मूर्त रूप में दिखती भी। लेकिन 2,70,00,000 नौकरी देने का इस तरह का जो वादा तेजस्वी कर बैठे, बिहार की जनता पढ़ी लिखी समझदार है और पॉलिटिकली बहुत अवेयर है जनता। तो क्या सिर्फ ये 10,000 की वजह से ही आपको लग रहा है ये बम्पर मैंडेट है, क्योंकि पुरुषों ने भी जमकर वोट किया है सर? 10,000 के अलावा आपको उनका वृद्धावस्था पेंशन, हाँ, जो 400 से बढ़ा के 1100 की गई, और कुछ किया गया शिक्षा मित्रों, मतलब कई ऐसी योजनाएं हैं। राइट सर।
और यदि महिला यदि आगे निकलती है तो उसके घर का पुरुष भी निकलता है उसके साथ। Right, sir. ऐसा नहीं है कि महिला Right, अपने पुरुष को माइनस करके अकेले चल देगी। दोनों राय बात करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब उसको 10,000 उसके नाम पर आ गया तो अपने हस्बैंड की बात नहीं मानेगी या हस्बैंड उसकी बात नहीं मानेगा। एक 2-4 परिवारों में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। राइट सर। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आरजेडी महागठबंधन ने इंडिया गठबंधन ने शुरुआत से ही कई गलतियां की। एक तो SIR का जो उन्होंने मुद्दा पकड़ा वो ऐसा मुद्दा नहीं था कि जो चुनाव तक कंटिन्यू करता। राइट। आमतौर पर देखिए कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, मेरी सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। राइट। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा है जहाँ की 100% लोग शिक्षित रहते हैं और उच्च शिक्षित लोग हैं, जहाँ पे कि प्रोफेसर हैं, रीडर हैं, लेक्चरर हैं, उसके बाद एम्प्लॉइज़ हैं। 1.25 लाख 1.5 लाख की आबादी वहाँ रहती है, 1.5 लाख के करीब कैंपस के अंदर। वहाँ मैंने देखा है कि 17% 20% से ज़्यादा पोलिंग नहीं होती कभी। बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब कि वो जो 17% 20% पोलिंग होती है वो एम्प्लॉइज़ करते हैं। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो एलीट क्लास कहा जाता है, जो छात्रों को पढ़ाते हैं और उनको एक सिखाते हैं, वो लोग वोट करने नहीं जाते। ठीक है सर। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि पूरे कैंपेनिंग के दौरान एनडीए गठबंधन ने जिन लोगों को संबोधित किया और जिनके लिए संबोधित किया, क्योंकि उस तरह की शब्दावली, उस तरह की भाषा आम तौर पे नहीं बोली। पॉइंट टेकन। विजय सर प्लीज स्टे विथ मी। रजक भाई आप भी साथ रहिएगा। हेमंत जी आई एम कमिंग बैक इन अ व्हाइल। कैप्टन सर आप साथ रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं हम, लेकिन बिहार की सियासत पर ये बड़ी एनालिसिस ब्रेक के बाद भी जारी रही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाहुबली बिहार, एनडीए की सरकार, बिहार के चुनावी समीकरणों रिजल्ट पर आप देख रहे हैं हमारी खास डिबेट। हमारे साथ कैप्टन नायक सिंह भदौरिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, निवास रजक मेरे साथ हैं, नेता हैं आरजेडी के हेमंत कुमार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, और साथ ही साथ विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे एनालिस्ट हैं। मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं और विजय सर के पास मैं जाऊंगा एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करने के लिए। कैप्टन नायक सिंह भदौरिया, जो मैंडेट आया है, जो नंबर्स हम देख रहे हैं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड नंबर्स हैं हम सभी के लिए। हम जो एग्जिट पोल देख रहे थे, हेमंत भाई भी मेरे साथ थे, विजय सर भी बहुत दिनों से डिबेट साथ में कर रहे हैं। ये नंबर्स हमारा जो अंदाज़ा था कि 135, 40, 45 तक का आप लोग आंकड़ा छूने वाले हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि नेक टू नेक फाइट होने वाली है। महागठबंधन और बीजेपी में, एनडीए में नेक टू नेक फाइट होगी और इतना ह्यूज मार्जिनल डिफरेंस नहीं आने वाला है। लेकिन ये नंबर्स बता रहे हैं कि ना तो महागठबंधन के वादे एक्सेप्ट हुए सर, ना तो महागठबंधन का मैनिफेस्टो लोगों को इम्पैक्ट कर पाया, ना तो महिलाओं के लिए माँ बेटी योजना जो उन्होंने, तेजस्वी जी ने जो ऐलान किया, और बहुत प्रोमिनेंट लग भी रहा था। तेजस्वी जब जनता से बात कर रहे थे, जब वो जनता से संवाद कर रहे थे कैप्टन साहब, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत डिसेप्टिव लग रहे हैं, बहुत इंटैक्ट बातचीत उनकी हो रही है, और ऐसा लग रहा था, हम सब ये सोच रहे थे कि इस बार बहुत कांटे की टक्कर एनडीए और महागठबंधन में होगी। लेकिन सर ये एक तरफा है पूरा, इस वन साइडेड मैंडेट, मतलब बात भी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं इस बात से। कम से कम ही इज रेडी टू फेस द हीट, कम से कम वो इस चीज़ पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए बैठे हुए हैं। कई सारे प्रवक्ताओं से बात हुई तो डिबेट में बैठने को तैयार नहीं कर रहे। जी क्या ही बैठे, क्या ही नंबर हमारे आए। कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, नाम नहीं लूंगा, उनसे बोला सर बैठ जाइए, कह रहे हैं क्या 4-5 सीटें आने वाली हैं और क्या ही बैठ के बात किया जाएगा। तो ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि तेजस्वी यादव का नैरेटिव कम्युनिकेशन पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीजेपी की कमियां खामियां बराबर उन्होंने गिनाई हैं, दिक्कतें उन्होंने हमेशा लगातार बताई, और ऐसा लग रहा था कि जनता इस बार थोड़ा सा चेंज करना चाहती है, लेकिन नो चेंजेस, बम्पर विन टू एनडीए। सर देखिए अमित जी, सब जो मुख्य बात है वो ये है कि नीतीश और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो कहा है उसके ऊपर बिहार की जनता ने विचार विमर्श किया और विश्वास किया है। और तेजस्वी जो कह रहे थे उसमें ना तो सत्यता थी। सबसे बड़ी बात, तेजस्वी ने कहा कि हर घर को हम एक सरकारी नौकरी देंगे, तो उन्होंने यही आंकड़ा नहीं लगाया कि ये आंकड़ा कहां से कहां बैठता जाके। बिहार में आप हर घर को नौकरी कैसे दे सकते हैं? राइट। आपके पास बिहार का जो बजट है उससे कई गुना ज्यादा तो आपका सैलरी में चला जाएगा, पैसा कहां से लाऊं? तो देखो, बिहार की ऐसी बात नहीं, बिहार के आम ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं। तो उन्होंने ये बात को बिल्कुल गणित लगा लिया कि ये जो कह रहे हैं ये कहीं सत्य नहीं है, ये झूठ है। झूठ बोल के चाह रहे हैं कि एक बार कैसे भी जनता बेवकूफ बन जाए और हमें सत्ता दे दे, तो इनके बातों में कोई भरोसा नहीं।
मगर योगी जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा और उसमें विश्वास किया, क्योंकि उनकी बात के ऊपर पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड विश्वास करता है। तो ये बिहार की जनता ने बिल्कुल इसको समझा कि जो मोदी जी ने कहा है वो सत्य है। और नीतीश जी की सबसे बड़ी बात एक और है कि बिहार के आम लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी एक ऐसे इंसान है कि 20 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, वो 20 साल से मुख्यमंत्री है बिहार के, मगर आज दिन तक उनकी छवि में कहीं से कहीं कोई दाग नहीं लगा है और ना ही वो परिवारवादी है। तो ये भी बिहार की जनता ने देखा कि नीतीश जी ने अगर विकास जो किया है वो जितना भी किया है मगर किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। उनके कार्यकाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ है, कोई गुंडे बदमाश इस तरह से ओपन खुल कट्टे बंदूक लेके नहीं घूमे, कोई यहाँ ठेकेदारी सिस्टम नहीं रहा है। तो इन चीजों के ऊपर लोगों ने विचार किया और सबसे बड़ी बात देखी कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो जो कह रहे हैं वो होगा, क्योंकि करके दिखाया है। आप देखिए कितने बढ़िया हमने एयरपोर्ट बना दिया बिहार में, कभी उम्मीद थी किसी को? तो जनता ने ये चीजें देखी है इसलिए विश्वास। अब ये कितना भी कहें आरजेडी के नेता, चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई भी हो, तो उन पर विश्वास लोग इसलिए नहीं करते हैं कि ये पार्टी परिवार से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाती है। अभी भी क्या है कि परिवार को ही ज्यादा वहां पर अहमियत दी जा रही है, बच्चों को ही टिकट दिए जा रहे हैं। कोई पहले लालू जी थे पार्टी के अध्यक्ष और अब जो है ना तेजस्वी को बना देंगे। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी कोई घोषित किया तो अपने बेटे को किया। तो बिहार की जनता इस बात को भी समझती है कि ये पारिवारिक पार्टियां हैं, ये परिवार से आगे निकलेगी नहीं। मैं निवास रजक के पास हूं। निवास, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका डिस्कशन मैं आपसे करना चाह रहा था और मैं हेमंत जी से भी इनपुट ये जरूर लूंगा। क्या लालू परिवार की छवि की वजह से भी आपको नुकसान हुआ है? क्योंकि चारा घोटाले का जिक्र बार बार बीजेपी अपने हर डिबेट में, बीजेपी के हर प्रवक्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, पूरी जो ब्रिगेड थी बीजेपी की जो बिहार में रैलियां करने के लिए गई थी, वो बार बार लालू यादव के परिवार और उनके से जुड़े जो भ्रष्टाचार के मामले थे उसको बहुत हाईलाइट उन्होंने किया है। इसके अलावा IRCTC घोटाला, साथ ही साथ रॉ रेवेन्यू कोर्ट में जो मामला चल रहा था, लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिनकी बात लगातार बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर भी कर रहे थे और रैलियों संवादों में भी ये बार बार इनका जिक्र आ रहा था। क्या ऐसा कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार को लेकर जो बार बार एक हवा बनाया गया, भ्रष्टाचार के मसले पर लगातार बातचीत की गई, क्या इसने भी डेंट किया लालू परिवार को और आरजेडी को? निवास रजक, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो है वो कोई पार्टी नहीं है, वो समझिए छलने वाली पार्टी है। और लालू प्रसाद यादव जी का बार बार नाम ले रहे हैं। बताइए, बुखार लगेगा, अमित सिंह जी सुन लीजिए, बुखार आपको आज लगेगा, कैप्सूल आज न खाइएगा, बीमारी आपका आज दूर होगा कि 20 साल पहले खाइएगा। राइट। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, आप अभी काम कर रहे हैं, आप सत्ता में हैं, तो आप अभी का ना जवाब दीजिएगा। इतने क्राइम बढ़े हुए हैं, सब चीज हो रहे हैं, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पे निवास जी, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं बीजेपी के आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बीजेपी के आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने जो इतना ढिंढोरा पीटा है भ्रष्टाचार का, लालू यादव के परिवार का, आरजेडी के कई नेताओं का, मैं कह रहा हूं उसका नुकसान हुआ है क्या? पब्लिक ने क्या उसको कंसीव किया क्या? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं कह रहा हूं क्या ये जो मैसेजिंग पब्लिक डोमेन में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने की है, क्या उससे नुकसान हुआ है? मुझे ये बताइए। पब्लिक को ये मैसेज गया ना? हाँ। एक चीज बताइए, उस समय जैसे चाड़ा चोड़ बोले आप, लालू जी के जो भ्रष्टाचार जो है चाड़ा चोड़ बोले, फिर IRCTC घोटाला बोले, हाँ, तो उस समय तो जगदीश शर्मा भी चढ़ा चोर थे, हाँ, जगन्नाथ मिश्रा भी चढ़ा चोर थे। उसको क्यों नहीं लोग चढ़ा चोर कहते हैं? मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। नीतीश मिश्रा जो है उसको क्यों नहीं कहते कि चढ़ा चोर का बेटा है? तो उसको क्यों नहीं हाईलाइट कर दिया जाता है? बात समझिए, बिहार में सोची समझी जातिगत साजिश है कि अगर कोई पिछड़ा समाज का लड़का अगर कोई सुई भी अगर किसी के घर से ले लिया तो उसको चोर कह देगा। और जो अपने आप को समझते कि मैं बहुत बड़का जात का आदमी हूं, उसके घर में वो अगर किसी के घर से अगर किसी के बहू बेटी के साथ अत्याचार भी कर देगा तो उसको चोर नहीं घोषित करता है। बात समझिए, चारा चोर तो जगन्नाथ मिश्रा भी है, उसको आप क्यों नहीं कहते हैं? जगदीश शर्मा को क्यों नहीं कहते हैं? वह भी तो चारा चोर है। और वोट ये तो पूरी तरह से वोट चोरी है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ मतदाता को जोड़ा गया। तो महाराष्ट्र में सरकार बनी थी ना अमित जी,
और वही प्रकार से 1 से 2 करोड़, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सारा एनालिसिस होगा बिहार में। 1 से 2 करोड़ फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं और ईवीएम से उसको जो अभी जो काउंटिंग हो रही है ना, ये काउंटिंग ईवीएम में सेटिंग वोटिंग का किया जा रहा है, जनता के वोटिंग का नहीं किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और ये वोटिंग की सरकार, ये जो है ना ईवीएम के जो है हैकिंग सरकार है, और ये सब चीज नहीं चलने वाली है। बिहार की जनता नहीं ये सब चीज बर्दाश्त करेगी। अरे जनता ने बर्दाश्त कर लिया तभी तो वोट हो गया प्रजक जी। ये सारे मुद्दे तो आप लोग उठाते ही रहे हो, लेकिन जनता ने बर्दाश्त कर लिया। वोट चोरी आपने उठाया, महाराष्ट्र में वोट चोरी आपने उठाया, हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा आप राहुल गांधी ने उठाया, तेजस्वी यादव ने उठाया, लेकिन जनता को फर्क नहीं पड़ा। आपको याद होगा रजक भाई मेरे डिबेट में थे, मैंने आपसे कहा था कि बिहार की जनता को एसआईआर वैसआईआर से मतलब नहीं है। याद है आपको? मैंने आपसे बात कही थी। एसआईआर ने बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं किया है उनके मनोस्थिति को, मुझे जो लग रहा है, जो मेरा एनालिसिस अपना है। ठीक है, मैं हेमंत जी के पास जा रहा हूँ। हेमंत कुमार, नंबर्स की बात करते हैं। 60 सीटों पर आप लड़े थे, 19-20 सीटें आई थी। इस बार नंबर्स और कम हो गए हैं। मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बस ये समझना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी ने 20 रैलियाँ की, तो ये जो मेहमान नवाजी की तरह आते हैं, गेस्ट की तरह आते हैं, चले जाते हैं, मुझे लगता है कि अगर 189 रैलियां तेजस्वी यादव ने की तो कम से कम कांग्रेस के नेता को मिलकर 50, 60, 70 रैलियां करनी चाहिए थी। अगर आप बिहार को लेकर बहुत सीरियस थे तो आपको 19-20 के डेटा को ये 40 पहुंचाना चाहिए था, 30 पहुंचाना चाहिए था, 25 पहुंचाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की रैलियां हुई, जिस तरह का संवाद हुआ, मैं बहुत पर्सनली कन्विंस नहीं था। मैं चाहता था कि राहुल गांधी को, हेमंत भाई, और रैलियां करनी चाहिए थी और इम्पैक्टफुल संवाद लोगों के साथ करना चाहिए था। अगर वो बिहार में अपनी ज़मीन को मजबूत करना चाह रहे तो मुझे लगता है इन्वॉल्वमेंट और चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है रैलियां और जनसंवाद कम हो, चाहे प्रियंका जी रही हूँ, चाहे राहुल गांधी जी रहे हों। हेमंत जी, कमी तो दिखी मुझे। अमित जी, आपके बातों में दम है, मैं मानता हूँ आपकी सभी बातों को, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अच्छा। हमारी बातों को जनता ने मान लिया था। आप भीड़ देखे होंगे, सब जगह देखे होंगे, इवन कोई पत्रकार नहीं बोल रहा था कि ये सरकार नहीं बनेगी, या बनेगी भी तो टफ फाइट देगी। सब सीट पे था जी। कैप्टन साहब का मैं एक दो बात कर लूं, शायद ये बिहार में नहीं रहते हैं। रोड बनना, पुल बनना, ये टेक्नोलॉजी का भी असर होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से हुआ है। खैर वो उसकी बात नहीं है, चूंकि हम हार गए, आज सवाल उठेगा। विजय सर ने एक बड़ी बात, अच्छी बात बोली, और मैं बोलना भी चाह रहा था। कोई फैक्टर काम नहीं किया, प्रधानमंत्री को कोई नहीं सुनता है, मुख्य गृह मंत्री को कोई नहीं सुनता है, क्योंकि उनके पास एक ही मुद्दा है, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। एसआईआर में एक भी बाहर का आदमी नहीं मिला, तो जनता सब जानता है। वो बोलते हैं कि कनपट्टी पे रख दिया, वो खिड़की से ताक झाक कर रहे थे क्या प्रधानमंत्री? तो ये सब बकवास ओछी बातें प्रधानमंत्री किए, जनता उनको भी नकार चुकी थी। लेकिन अंत समय में जो घूस दिया गया, आपको बता दें 5 करोड़ लोग ने वोट दिया यहाँ पे, जिसमें 1,50,00,000 महिलाओं को दिया गया 10-10 हजार रुपए। अमित जी, इस पे गौर करिएगा। और ऐसे 30 विधानसभा सीट है जिसपे मुस्लिम बहुल, यानी मुस्लिम लोग निर्णायक भूमिका उठाते हैं, वहां से आज भाजपा जीती है। 20-25 ऐसी विधानसभा है यादव बहुल है। अब आप ये तो नहीं कहिएगा कि मुस्लिम और यादव भी तेजस्वी यादव को नहीं मानते थे। तो सब झोल जो है, ये 10,000 रुपया का जो घूस है, जो चुनाव आयोग ने अलाउ किया, मिलकर इन लोगों ने जनता को ठगा है। और इसका नतीजा है, आप सोचिए, 12,000 मात्र वोट कम था 2020 में हमारा, और सरकार किसकी बन गई? एनडीए की। तो अगर हम उस तरह आएंगे तो ये सच्चाई यही है कि 1,50,00,000 लोगों को आपने जो 10,000 रुपया दिया, और सही कर रहे थे विजय सर, ये सारे मुद्दे गौन हो गए। अगर आपको हम बोलते कि हम आपको 2 लाख देंगे, और कोई 5,000 आपके जेब में रख के अभी चला गया, तो भरोसा क्या होता है कि अरे 5 दिया अभी, वो देगा कि नहीं देगा? और यही बात रह गई, और यही सच्चाई है। ना बीजेपी को मैंडेट मिला है, ना जेडीयू को। ये घूस दे के आपने वोट खरीदा है, इसके अलावा कुछ नहीं, जो मेरा तर्क है। वैसे हम हार गए, हम मानते हैं, जनता का निर्णय सर्वोपरि। अगर जनता का है तो, नहीं भी है तो भी मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मैं विजय सर के पास हूँ। विजय सर, एक डेटा हम और आप डिस्कस अभी कर रहे थे कि आरजेडी की सीटें तो जरूर कम आई हैं, लेकिन जो वोट शेयर है आरजेडी का अभी भी सब पार्टियों से ज़्यादा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तो ये क्या कैलकुलेशन है? क्योंकि हालांकि हमने बहुत सारे और भी चुनाव में देखा है कि आपके वोट शेयर तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी सीटों में वो कन्वर्जन नहीं दिखता। और यूपी के चुनाव में भी हमने देखा, बिहार में भी ये तस्वीर कमोबेश दिख रही है। हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ये देखा कि वहाँ पर वोट शेयर तो बढ़ा कुछ पार्टियों का, जैसे कांग्रेस का वोट शेयर ज़रूर बढ़ा था छत्तीसगढ़ में, लेकिन नंबर ऑफ सीट वर नॉट दैट टू मार्जिन। सर, विजय सर,
एक मेरे पास बड़ा रोचक आंकड़ा है और ये आंकड़ा जो है ये चुनाव का बिहार का, हाँ हमको लगता है कि एक दोपहर में 1 या 2 बजे के आसपास का है। हाँ देश के एक प्रमुख अखबार मतलब प्रतिष्ठित अखबार ने अपनी वेबसाइट पर मतलब उसको डाला है कि बीजेपी को 1-2 बजे तक जो काउंटिंग चल रही थी उसमें ये था कि 84 सीटों पर बढ़त थी। राइट सर। और बीजेपी को जो टोटल वोट मिले थे 21.58, मोटा मोटी आप 22 मान सकते हैं। जी जी। और जब उसको उन्होंने परसेंटेज को संख्या में गिना तो वो आया है करीब 28,27,011 वोट 28 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं बीजेपी। 28 लाख से ज्यादा वोट बीजेपी को पड़े हैं। ठीक है। 84 सीटों पे वो आगे थी। अब परसेंटेज में ये 21.58%। ठीक है सर। दूसरा है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। इसका जो परसेंटेज है वो 18.83% है वोट शेयर। 1 बजे तक सर जी। और 76 सीटों पर वो आगे चल रहा था। हाँ। जब उसको वोट में काउंट किया संख्या में तो वो 24,57,324 हुआ। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। अब आरजेडी का जब उन्होंने निकाला तो आरजेडी का जो वोट शेयर है 5.98% है। ठीक है। 98 मतलब 23 मान के चलिए। हाँ। और ये उस समय जो है आरजेडी 34 सीटों पर आगे चल रही थी दोपहर 12:30 बजे की बात जी है जी। और जब इसको वोट संख्या में कैलकुलेट किया तो वो 30,19,068 वोट हो। सोचिए वोट शेयर ज्यादा है सर, नंबर ऑफ वोट ज्यादा है, सीटें कम है। हाँ। तो इस यहाँ एक बात हो सकती है, एक तकनीकी बात ये हो सकती है कि बीजेपी 101 सीट पर लड़ी थी, जेडीयू 101 सीट पर लड़ी थी और ये आरजेडी 143 सीट पर लड़ी थी। ठीक है। लेकिन सीट होने के बावजूद भी यदि आप जोड़ेंगे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मतलब वोटों की संख्या में अभी भी आरजेडी है। तो अब फाइनल आंकड़े क्या आते हैं उसके आधार पर दे सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं और दे सकता हूं आपको, जैसा आपने मुस्लिम बहुल और यादव बहुल की चर्चा की। राइट सर। अभी मेरा एक दोस्त है गया में सरगाटी में, मैंने उससे बात की। हमने कहा यार जरा बताओ क्या स्थिति है। उसने कहा साहब यहाँ से चिराग पासवान का कैंडिडेट जीता 7,000 वोट से जी। तो मैंने कहा कि वहाँ और कौन कौन थे, तो उसने कहा कि जनसुराज के प्रत्याशी को यहाँ पर 17,000 वोट मिला है और ओवैसी के उम्मीदवार को 15,000 वोट मिला है। तो अब आप सोचिए कि जो कम से कम जो ओवैसी का जो वोट मिला है वो तो आरजेडी का वोट था। जैसा अभी किसी साथी ने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाका तो आरजेडी के साथ था। तो ये सारे आंकड़े आने के बाद वास्तविक, हाँ ये बात एक सही है कि लोकतंत्र में चुनाव में सीटों की संख्या जो जिसके पास ज़्यादा सीट है वही सिकंदर, जो जीता सो वही सिकंदर, तो वो तो एक अपनी जगह बात है। लेकिन लोकप्रियता पार्टी की जनता के बीच में ये निर्धारित करेगा कि कितने लोग आपके साथ खड़े थे। सर मैं निवास जी के पास हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। कैप्टन साहब मैं आपके पास आऊँ क्लोजिंग कमेंट। निवास, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आप समझ रहे हैं। विजय सर ने ये बोला है कि आपकी पार्टी की सीटें ज़रूर कम आई हैं लेकिन वोट शेयर के मामले में आज भी आप नंबर 1 हैं। 2020 में भी आप नंबर 1 थे, 2025 के भी मैंडेट में आप अभी भी वोट शेयर के मामले पे नंबर 1 हैं। तो मैं इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी एज अ पार्टी देखता हूँ कि इतने टाइट कंपटीशन में जहां इतने वादे, इरादे, स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है और आप लोग एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, उसके बावजूद आपका वोट शेयर देखिए सिर्फ इंटैक्ट नहीं था, वोट शेयर बढ़ा भी है। निवास सचक जी बिल्कुल। वोट शेयर तो बढ़ा भी है, जैसा उन्होंने डाटा बताया ये सही बात है और वोट शेयर बढ़ा है। लेकिन बहुत कुछ जो है गड़बड़ी इस चुनाव में देखने को मिला है, इस चीज को भी समझने की जरूरत है। धीरे धीरे सारा चीज सामने आएगी और जनता का जो विश्वास है जिस किसी पर भी है, जिस किसी पार्टी पे है, जिस किसी नेता पे है, वो सर्वोपरि है। लेकिन बहुत जल्द ही इसका भी फेस सामने आएगी कि आखिर इसमें ऐसा, जब पूरा बिहार की जनता एक तरफ था तो आखिर ऐसे अचानक क्यों हुआ। आप ये भी जानते होंगे अमित सिंह जी, गृह मंत्री है अमित शाह जी, मौर्या होटल पटना में रहते थे और सब जगह फोन घुमाते थे। एसपी, डीएसपी, इलेक्शन कमीशन के जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी थे सभी जिला में, मैं बता रहा हूँ, और टॉर्चर किया गया। मैं तो जेन्युइन बात बता रहा हूँ ना, इस पर भी देखिएगा बिहार बंद होगा और बहुत तरह की बात होगी। सभी अफसर को टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद सभी ईवीएम को
सभी विधानसभा के ईवीएम पर हेरा फेरी किया गया, हैकिंग देखिए किया गया, ये वोट चोरी निवास, की गई। मैं आपको ये स्पष्ट आरोप कर है, देना आई चाहता हूं। अंडरस्टैंड, लेकिन इसके लिए क्रूशियल सबूत भी चाहिए। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचा, मुझे कैप्टन साहब के पास जाना। कैप्टन भदौरिया, आई वांट मेरे सारा एविडेंस आपको मिलेगा। ठीक है निवास जी, आपको दिया जाएगा। फाइन 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 फाइन। आपके पास बहुत सारे लीगल रेमेडीज हैं, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं अख्तियार करने के लिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, मेरे पास सिर्फ 1.25 मिनट अब बचे हैं। मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं कि ये जो जीत हुई है, अब इस जीत में बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैलेंज है, एजुकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, शराब नीति एक बहुत बड़े गले की फांस है एनडीए के लिए, जिस पर बहुत सारा वर्कआउट करना जरूरी है। यहां से आगे का सफर आपके लिए आसान नहीं है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया। देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार को बहुत अच्छी तरह चलाना जानता है, और मैं इन पार्टियों से भी कहूंगा कि जनता का जो मैंडेट मिला है उसका सम्मान करिए। जनता के मैंडेट को गालियां मत दीजिए। जिस तरह से आप कह रहे हो कि हेरा फेरी हुई है, ईवीएम खराब हुई है, ये इससे आप जनता के मनोबल को डाउन कर रहे हो। जनता ने जो मैंडेट दिया है, आप उसको कहीं गालियां दे रहे हो। तो इसलिए आप इन बातों से मत करिए। आप अपनी खुद की करनी कथनी अपने नेताओं की सोचिए कि लालू प्रसाद 2 भ्रष्टाचार के केस में जमानत पे हैं, मुजरिम है आज। वो ये नहीं कि मुजरिम नहीं है, वो तो कोर्ट की मेहरबानी है। बिल्कुल टाइम नहीं बचा, वेरी सॉरी, टाइम बचा नहीं, मुझे रैप करना। ठीक है कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। निवास रजक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन द शो। हेमंत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय नारायण सिंह जी सुबह से लगातार हमारे साथ हर नंबर का, हर डेटा का एनालिसिस करें, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।